कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अवेलमेंट है, तुम्हें देख रहे मुझे हंसी आ रही है। तो फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अवेलमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था बेलर क्या होता है, बेली क्या होती है, कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अवेलमेंट क्रिएट होता है, ठीक है ना। अब उसमें हमने पढ़ा है कि बेलर कौन होता है, बेलर कौन होता है, जो बंदा विलिंगली अपनी जो गुड्स होती है उसको डिलीवर करता है, उसकी ओनरशिप को डिलीवर करता है, ठीक है ना। और बेली कौन होता है, जिसको डिलीवर की जाती है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए बेलर, यानी बेलर की क्या क्या ड्यूटी होती है जो अपनी गुड्स को विलिंगली डिलीवर करता है। सबसे पहले टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन द गुड्स बेलर। अगर मान लो मैं किसी को अपनी बुक्स दे रही हूँ या अपनी कोई भी वस्तु किसी को सौंप रही हूँ, तो उससे पहले अगर मुझे पता है कि उसमें कोई फॉल्ट है और उसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो सकता है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको उस फॉल्ट के बारे में बताऊं। नेक्स्ट है टू रिपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर बेली ने मेरी वस्तु को ठीक करवाने में, उसको रिपेयर करवाने में कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा किया है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, यानी बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो उसके एक्सपेंसेस वो क्या करें, टू इंडेमनीफाई द बेली। यानी अगर बेली को उसकी बेलमेंट की वजह से कोई नुकसान हुआ है या उसने उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया है, तो उसका जो भी खर्चा है वो बेलर की ड्यूटी है कि बेली को वो क्या करे, उसकी भरपाई करे। लायबिलिटी ऑन प्रीमेच्योर ब्रीच ऑफ बेली। वैसे तो ड्यूटी बनती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को बीच में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर निःशुल्क हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कंडीशन में बेलर क्या कर सकता है, बीच में तोड़ सकता है। लेकिन उसकी वजह से, बीच में ब्रिज करने की वजह से अगर बेली को कोई नुकसान उठाना पड़ता है, यानी लाभ तो होता नहीं है उसको, उल्टा उससे हानि हो जाती है, तो जितनी भी हानि होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ने से, तो वो हानि की भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा। राइट ऑफ बेलर। अब बेलर की ये तो हमने ड्यूटीज पढ़ी थी। नेक्स्ट है राइट क्या होते हैं। राइट ऑफ इंडेमनिटी फॉर लॉसेस ड्यू टू नेग्लिजेंसी बाय द बेली। बेली की भी ये ड्यूटी बनती है कि उसने जो भी वस्तु बेलर से ली है उसकी प्रॉपर ड्यू केयर करे, जितने की वो अपनी खुद की वस्तु की करता है, ठीक है ना। अगर उस वस्तु को कोई नुकसान हुआ है, उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से टूट फूट हुई है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो, और बेलर का राइट बनता है कि वो टूट फूट और रिपेयर उसे करवाए, यानी वो सारे एक्सपेंसेस उसे लेने के हकदार हैं। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन इनकंसिस्टेंट यूज बाय द बेली। मान लो मैंने किसी और चीज के लिए यूज करने के लिए उसकी चीज को लिया है, यानी किसी और काम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, एक्चुअल में मैं उसको दूसरे काम में यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसमें भी वो इनकंसिस्टेंट हो गया। यानी अगर मैं क्या कुछ हो रहा हूँ और कर कुछ हो रहा हूँ, तो उस कंडीशन में बेलर का राइट है कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ सकता है। कंपनसेशन फॉर अनऑथोराइज्ड यूज बाय द बेली। अगर बेली ने अनऑथोराइज्ड यूज किया है, यानी इलीगली उसकी वस्तु को यूज किया है, या किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया है, या प्रॉपरली यूज नहीं किया है, तो उस कंडीशन में भी वो बेलर के पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को वो खत्म कर सकता है। कंपनसेशन व्हेन द बेली मिक्स गुड्स बेल्ड विद हिज ऑन गुड्स। वैसे तो राइट नहीं होता है बेली का कि बेलर से जो वस्तु ली गई है वो अपनी वस्तुओं के साथ उसको मिक्स करे, लेकिन फिर भी अगर वो उसको मिक्स कर देता है और उसको सेपरेट करने में कुछ खर्चा देना पड़ता है, तो वो खर्चा कौन उठाएगा, बेली उठाएगा। यानी बेलर का राइट है कि वो अपनी वस्तु को उससे सेपरेट ले। राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट। ग्रेटिट्यूड्स मतलब निःशुल्क। अगर फ्री में मैंने बिना किसी रेंट के अपने दोस्त को कोई चीज दी है, तो मैं बिना कुछ बताए या बीच में ही उस चीज को वापस लेने का मेरा राइट बनता है। राइट टू गेट द गुड्स बैक। अगर मैंने वस्तु दी है, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ पोजीशन दिया है, ओनरशिप नहीं दी है, फिलहाल मेरी वस्तु है, तो मैं उसको किसी भी टाइम वापस ले सकता हूँ, ये बेलर का राइट है। राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। अगर मान लो बेलर ने कोई वस्तु दी है जिससे उसको कुछ फायदा हुआ है बेली के पास पहुंचने के बाद, तो ये बेली की ड्यूटी बनती है और बेलर का राइट है कि उसकी वस्तु से अगर कुछ भी फायदा उसको हुआ है, तो फायदा और प्रॉफिट भी उसको साथ में वापस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली। जैसे कि हमने बेलर की पढ़ी है, वैसे ही जो बेलर की ड्यूटीज होती हैं वो बेली के राइट होते हैं, और जो बेलर के राइट होते हैं वो बेली की क्या होती हैं, ड्यूटीज होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेलवे कंपनी एज ए बेली। क्योंकि रेलवे कंपनी को हम बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जो मालगाड़ियां होती हैं वो सामान पहुंचाने में, लाने में बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं, काफ़ी हमारे लिए कंफर्टेबल एक ट्रांसपोर्टेशन मोड है ये। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जैसे मैंने अगर उसको कुछ सामान लेने के लिए
दिया है, यानी जो आपकी रेलवे कंपनी होती है, द इंडियन रेलवे एक्ट 1890, वो रेलवे कंपनी की किसी भी पैसेंजर के लिए या बेलर के लिए क्या ड्यूटीज हैं या क्या लाइबिलिटीज हैं वो सारी उसको डिस्क्लोज करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं अपना सामान कुछ भेज रहा हूँ रेलवे के थ्रू, तो वहां पे मैं बेलर हो जाता हूँ, रेलवे कंपनी क्या बन जाती है, मेरी बेली बन जाती है, जो मेरी तरफ से अपने सामान को उठा रही है। अब यहाँ पे रेलवे कंपनी की ड्यूटी बनती है एज ए बेली के जैसे वो अपनी वस्तु का ध्यान रखती है, वैसे ही उसे मेरी भी गुड्स का उतनी ही प्रॉपरली केयर करनी पड़ेगी, यानी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भी कंपनी यानी इग्नोर करती है या टाइम में नहीं पहुंच पाती है या नहीं पहुंचा पाती है सामान को, या रास्ते में कुछ टूट फूट हो जाती है, चोरी हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाती है, रेलवे कंपनी के ऊपर जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ इनकीपर एंड होटल कीपर। ये होते हैं जो सराय या धर्मशाला वगैरह होते हैं, होटल्स होते हैं। अब इसने कहा कि क्या होटल भी इस कंडीशन में होते हैं कि वो बेले की पोजीशन में आ जाए? बिल्कुल, क्योंकि जब हम वहां पे रहते हैं तो वहां पे हम पे करते हैं, यानी रेंट हमें उनको देना पड़ता है। तो जब हम रेंट देके वहां पे रूम किराए पे लेते हैं और रहते हैं, तो वहां पे जो होटल मैनेजमेंट है या धर्मशाला है वो एक बेली की सिचुएशन में आ जाती है। तो अब बेली के वही राइट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेली बताती है। तो बेली की क्या ड्यूटीज होती है कि वो बेलर्स के द्वारा ली गई वस्तु की प्रॉपर केयर करे, यानी अगर मेरा वहां पे कोई सामान रखा है और वो चोरी हो जाता है तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, होटल कंपनी या सराय वालों की होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, यानी किस तरह से आप अपने बेलमेंट को खत्म कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो सकता है किन किन कंडीशन में। सबसे पहले तो डूइंग एन एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ बेलमेंट, यानी अगर मैं कोई भी ऐसा काम करता हूँ जो मेरे बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अपोजिट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। एट द डिजायर ऑफ बेलर इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, यानी निःशुल्क जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है बेलमेंट का, उस कंडीशन में भी बेलर के पास राइट होता है कि वो कभी भी बीच में खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड, यानी जितने टाइम के लिए, हफ्ते 10 दिन महीने के लिए जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जैसे ही टाइम ओवर होता है कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही खत्म हो जाता है। ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जब वो ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट या कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। डेथ ऑफ बेलर और बेली इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, यानी निःशुल्क अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कंडीशन में दोनों में से एक पार्टी किसी की भी एक्सपायरी के बाद ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। कितने मिनट का हो गया, स्पीड बहुत पकड़ रखी है। फाइंडर ऑफ हो गया। नेक्स्ट है फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होता है, फाइंडर ऑफ गुड्स यानी वो व्यक्ति होता है जिसको किसी की खोई हुई वस्तु प्राप्त होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइंडर्स ऑफ गुड्स। अब मान लो मुझे किसी की वस्तु मिली है कहीं पे गिरी हुई, तो जैसे ही मैंने उस वस्तु को उठाया वैसे ही मैं किसमें चेंज हो जाता हूँ, बेली बन जाता हूँ उस व्यक्ति के लिए जिसकी वस्तु मेरे पास है, यानी जिसको मैंने अपना होल्ड किया हुआ है या मेरे अंडर मेरे पोजीशन में है, तो उसी टाइम मेरी एज ए बेली के रूप में ड्यूटीज हैं वो क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है ना। और मुझे उस वस्तु को वैसे ही ध्यान रखना होता है जैसे कि मैं अपनी वस्तु का रखता हूँ, जब तक कि उसका जो एक्चुअल ओनर है वो मिल नहीं जाता है या मैं उसके ओनर को वस्तु जो है वो वापस नहीं कर देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब इस कंडीशन में राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स यानी यहाँ पे बेली के राइट, उसने कहा है कि बेली के राइट क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहले है राइट ऑफ व्यू ऑन द गुड्स, यानी अगर मैंने उस गुड्स को होल्ड किया हुआ है और उसके ऊपर मैंने कुछ खर्चे किए हुए हैं तो मैं उसको तब तक अपने पास होल्ड करके रख सकता हूं जब तक कि बेलर से मुझे वो सारे के सारे खर्चे वापस नहीं मिल जाते, ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट टू इशू फॉर रिवार्ड। अगर मान लो बेलर ने कोई भी रिवार्ड अनाउंस किया है कि कोई भी मेरी वस्तु ढूंढ के लाएगा मैं उसको इतने इनाम में दूंगा, तो उस कंडीशन में अगर वो उसको ढूंढ के उसकी वस्तु को वापस कर देता है और वो बाद में इनाम देने से मना कर देता है, तो उस टाइम फाइंडर ऑफ गुड्स का राइट बनता है कि वो उसके अगेंस्ट केस कर सकता है रिवार्ड को प्राप्त करने के लिए। राइट फॉर रीसेल ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर मैंने उस वस्तु के ऊपर खर्चे ज्यादा किए हैं, यानी उसकी जो टोटल प्राइस है या अमाउंट है अब इतनी ज्यादा नहीं रही या खत्म होने वाली है या पेरिशेबल कंडीशन की चीजें हैं, तो
का राइट है कि वो उन चीजों को रीसेल कर सकता है। देते हैं 2 मिनट का। ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है, यानी ड्यूटीज बेसिकली क्या होती हैं, टेकिंग ड्यू केयर ऑफ गुड्स। अगर उसने गुड्स को होल्ड किया हुआ है तो वहां पे एज ए डेली के रूप में उसको उस वस्तु को उतनी ही संभाल के साथ अपने पास रखना है जितने की वो अपनी वस्तु को रखता है। फाइंडिंग द ओनर ऑफ गुड्स। नेक्स्ट उसकी ड्यूटी बनती है कि उस वस्तु के फाइंडर को ढूंढे, यानी जिसकी भी वो वस्तु है जो एक्चुअल उसका ओनर है उसको पूरे एफर्ट करे वो ढूंढने के। रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर। और जब मिल जाता है ओनर तो वो उसकी वस्तु को उसको बिना कंडीशन बिना शर्तों के उसको वो वापस करे।